नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार तो आज इंडिया गठबंधन लगाता नजर आया दिल्ली के रामलीला मैदान से। दरअसल आपको बता दें कि आज इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल रामलीला मैदान पर पहुंचे और इस मैदान में एक मंच पर सभी दल एक साथ नजर आए। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की यह पहली बड़ी रैली है और इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची। रैली को सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। उद्धव ने कहा, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल हमारी बहन है। जब इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारी बहनें लड़ रही हैं तो हमारे जैसे भाई पीछे कैसे रह सकते हैं। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि आप अपने बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो पार्टी है वो ईडी, सीबीआई और आईटी है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया है, क्या उन्होंने ठीक किया? ये सवाल उठाए गए। आपके केजरीवाल को ज्यादा दिन तक ये जेल में नहीं रख पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि ये सरकार किसी पार्टी के खाते फ्रीज कर देती है, किसी को जेल भेज देती है। इनको लगता है कि डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के पिता की जागीर नहीं, उन्होंने कहा, और ये देश 140 करोड़ लोगों का है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में सियासी पारा अभी और चढ़ने वाला है और आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा वो सुनिए आप। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहां जेल में हूं। यहां काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत मां के लिए सोचता हूं। भारत मां बहुत दुखी है। भारत मां दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती तो भारत मां को बहुत दुख होता है। जब भारत मां के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत मां बेबस और लाचार महसूस करती है। आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर, प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले
2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर तो इंडिया गठबंधन की आज जो रैली रही, इस रैली में सभी विपक्षी दल शामिल हुए और उनके नेता शामिल हुए और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया। आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। रत्नाकर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। राहुल तालान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी, मैच फिक्सिंग करने के बाद 2 खिलाड़ियों को तो आप पहले ही अंदर कर चुके हैं, कैसे आप से मुकाबला करेंगे जब खिलाड़ी ही नहीं रहेंगे आपके सामने, बैट्समैन ही नहीं रहेंगे, बॉलर ही नहीं रहेंगे, तो कैसे वो अपनी फील्डिंग सेट करेंगे? जी योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए आप। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो सारे खिलाड़ी अंदर जाएंगे जो खेल के नियमों को नहीं मानेंगे और भ्रष्टाचार के तहत जो है उनका सिलेक्शन हुआ रहेगा। वो सारे खिलाड़ी जो है वो मैदान से बाहर किए जाएंगे। और लोकतंत्र में भी यही हो रहा है। लोकतंत्र में भी उन्हीं को जेल के अंदर जाना पड़ रहा है जिन्होंने पूर्ववत में भ्रष्टाचार किए। अभी मैं भाषण सुन रहा था, आपके ही टेलीविजन पे वो टेलीकास्ट हो रहा था। उसमें कहा जा रहा था कि भारत माँ बहुत दुखी है, उनके बेटे को अंदर कर दिया गया है। अरे देश की जनता, दिल्ली की जनता ने आपको चुना और दिल्ली के विकास के लिए चुना। दिल्ली की जनता को छलने का किसी ने काम किया तो केजरीवाल ने किया। 100 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई, मनी ट्रेल्स पाए गए, सारे साक्ष्य मौजूद हो गए। आप तो न्यायालय के पास भी गए, न्यायालय ने भी राहत नहीं दिया। तो भारत की जो जनता है, दिल्ली की जनता है, वो दुखी हो गई है आपसे। तो तथ्य यही है। और आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं योगेश जी। 31 मार्च को आज इनका प्री शेड्यूल्ड था जो ये रैली। सारे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और इस देश को अग्रणी बनाने की जो है वह कवायद कर रही है, उसके लिए बात कर रही है। लेकिन आज एक मंच पे सारे परिवारवादी भ्रष्टाचारी जो है एकत्रित होकर के और अपने कुनबे के लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन में। आज ये पंजाब में कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और दिल्ली में गले मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कल तक वही कांग्रेस पार्टी पानी पी पी कर कोस रही थी और भ्रष्टाचार की प्रथम प्राथमिकी जो है कांग्रेस पार्टी ने दर्ज कराई। और आज उसी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब जांच होती है, जब पकड़े जाते हैं, जब जेल के अंदर जाते हैं, तो ये हाय तौबा मचाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि मैंने सारे भ्रष्टाचारियों को जेल तक पहुंचा दिया है, अब बारी है भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालने की। और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। चुनाव जीतने के बाद भी हम ये प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में साफ सुथरी स्वच्छ छवि के नेता जो है वह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। ठीक है। वैभव श्रीवास्तव जी, ये केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं है कार्रवाइयां जो जारी हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, आईटी ये सारी भारतीय जनता पार्टी की विंग हैं। ये काम अनवरत आगे भी जारी रहेगा सरकार बनने के बाद? योगेश जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। और मेरे जो पैनल पे साथी बैठे हैं, रत्नाकर जी, राहुल जी, बनस्पति जी, इनको नमस्कार। और आपका जो प्रोग्राम जो भी लोग देख रहे हैं उनको आपके माध्यम से नमस्कार जी। सबसे पहले तो जो आज की सफल रैली हुई उसके लिए बीजेपी का तिलमिलाना बहुत अच्छा इस बात का सबूत है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जो आज भव्य और शानदार रैली हुई है रामलीला मैदान में, जिसमें पूरी दिल्ली लाखों लोग इकट्ठा थे रामलीला मैदान में, उसने बीजेपी को तो कहीं ना कहीं डरा दिया है।
मेरे रत्नाकर भाई ना 2-3 बातें ना जोश जोश में ऐसे बोल गए ना, जैसे लगा वो होमवर्क ही करके नहीं आया। 2-3 चीजें इनको बता दूं कि इन्होंने सबसे पहले एक बात बोली कि जो जो लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं, नरेंद्र मोदी जी की इतनी ईमानदार सरकार है कि वो उन सारे लोगों को जेल में भेजेगी। भाई, जिस भ्रष्टाचारी अजीत पवार को आप सिंचाई घोटाले का प्रतीक मानते थे, 70,000 करोड़ सिंचाई घोटाले का, उसके साथ तो आप मालाएं पहन रहे हैं। छगन भुजबल जो कि इतने बड़े स्कैम मास्टर हुआ करते थे, उनके साथ आप मंच साझा करके उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। मतलब हेमंत बिश्व शर्मा और न जाने अभी रेड्डी जी जो आपके एक प्रमुख माइनिंग घोटाले के प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने अभी वापस से कर्नाटक में बीजेपी ज्वाइन किया, ऐसे न जाने कितने अनगिनत भाव। तो भ्रष्टाचार और नरेंद्र मोदी और भाजपा ये सिनोनिम है, ठीक है, एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि बीजेपी ने चुन चुन के सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लिया है। अशोक चौहान, जिनके ऊपर आदर्श स्कैम का मतलब जिसके वो मतलब जिनको बोला जाता था कि वो पर्याय हैं, उन्होंने आदर्श हाउसिंग स्कैम किया है, बीजेपी ने उनको भी अपने साथ ले लिया। तो नरेंद्र मोदी जी का साफ बोलना है, भ्रष्टाचार करो लेकिन भाजपा में आके करो। दूसरी चीज, इन्होंने एक चीज बोली कि जो शराब घोटाला हुआ कि कोर्ट ने पाया 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हुआ है आम आदमी पार्टी में। मैं इनको रत्नाकर जी को चुनौती देता हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर कहीं भी 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल, ये ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट या ईडी या किसी ने भी किसी डॉक्यूमेंट में मेंशन की है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां बैठ के झूठ बोलना, मतलब मुझे पता है आपके लीडर्स से सीखा है आपने, लेकिन कम से कम इस योगेश जी के प्रोग्राम में तो इतना सरेआम झूठ बोलना मत करिए। तीसरी चीज उन्होंने बोला कि जितने इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी और उसके जो लीडर स्टेज पे थे, ये भ्रष्टाचारी और परिवारवाद के जीते जागते उदाहरण हैं। आपके मंच पे मैं अभी परिवारवाद की ये पंकज सिंह और ऐसे जितने नाम लेना, वो अभी आपके नेताओं ने गिनाया, अभी आपके नेताओं ने इस जब संबोधन कर रहे थे अभी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, बोल रहा हूँ कि हम लोग जो साथ आए हैं वो भारत और भारत के संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन। हमें हो सकता है कुछ इश्यूज होंगे, गवर्नेंस इश्यू होने चाहिए, डेमोक्रेसी ये होने चाहिए, ठीक है। बीजेपी तो ये चाहती ही नहीं है कि संविधान बचे। इनके अभी कुछ दिन पहले तो एक नेता इनके एमपी के, तो चलिए आते हैं सेकंड राउंड में आते हैं, सेकंड राउंड में आते हैं। बीजेपी को 400 सीट लाएगी तो संविधान ही बदल देगी। ठीक है, वो कहा जा रहा है, लेकिन उनका पर्सनल वक्तव्य बता दिया गया था। वाचस्पति जी, इस दौरान एक नया जिन्न और सामने आ गया है, कच्चा थीवू दीप जो है वो नया जिन्न सामने आ गया एक बार फिर से। 74 का मामला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस ने तो कभी चाहा ही नहीं कि भारत एक रहे, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की हमेशा कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले मैं एक शेर आपके सबके नजर करूंगा कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। अभी से पांव के छाले न देखो, अभी यारो सफर की इब्तिदा है। अभी देखते जाइए क्या क्या हमारे महामना मोदी जी कहते हैं। जैसे कि हमारे अभी को पैनलिस्ट आपके जो हमारे प्रवक्ता है उन्होंने डिटेल में कह दिया और उस पर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि जितनी गंदगी विपक्ष की ये कहते थे वो सारा का सारा कीचड़ अब जाके भाजपा के तालाब में इकट्ठा हो गया है और उसमें से कमल खिल रहे हैं। वो कमल ना होकर कुमुदनी निकलेंगे चुनाव के बाद, ये आप देख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये जो ये के प्रकार जो संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है, सेम प्लेइंग फील्ड जो नहीं रखा जा रहा है, इस तरीके से सारी चीजें की जा रही हैं, सब आपके सामने है। जिस प्रकार ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग हो रहा है, क्या यही समय था? आपकी तो मंशा पूरी हो रही है वाचस्पति जी, आपकी तो मंशा पूरी हो रही है। आप तो यही चाहते ही थे ना कि आम आदमी पार्टी के नेता एक एक करके जेल के अंदर जाएं, सलाखों के पीछे जाएं। आप तो यही चाहते थे, आप खुद ही कहते थे। नहीं, हमारी मंशा नहीं, हमारी मंशा तो ये सेम प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। वो हम जेल के बाहर होते, वो अपना बात कहते, वो अपनी हमारे ऊपर आरोप लगाते, अगर उनको कुछ दिखता
हम उन पर आरोप लगाते, लेकिन जनता को फैसला करने देते। अब आप जनता को फैसले कहाँ करने दे रहे हैं? आप तो सब धीमे धीमे उठा के लोगों को बंद कर रहे हैं। जो विपक्ष की बड़ी तस्वीरें हैं, बड़े नाम है, अब और जो बाकी लोग जो डर जा रहे हैं आपसे, आप उनको इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, कुनबा बढ़ाते चले जा रहे हैं। देख लेना, आप इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और जिस वो बढ़ा रहे हैं, आपके पास जो है आप उन्हीं को नहीं साध पा रहे हैं। वो चले जाने दीजिए, हम उसका प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। जिनको जाना है, जो गंदगी जा रही है वो जाए। इन्हीं गंदगियों का तो नाम लिया करते थे ना, अब वो सारी गंदगी उनके तालाब में इकट्ठी हो गई है। वहां अब जो भी फूल खिलाने हैं वो खिलाएं। फूल अब जनता हमारे हाथ, जनता जो है हमारे हाथ से तोड़ देगी। कांग्रेस का जो सिंबल है वो इन सब कमलों को तोड़ देगा। और आप जो बात कहते थे, ये अरविंद केजरीवाल जी की बात हम नहीं कह रहे हैं, या अन्य विपक्षियों पर जो सरकार कर रही है या संवैधानिक संस्थाएं, वो हम नहीं कह रहे हैं। जर्मनी कह रही है, अमेरिका कह रही है, इसके बाद अब तो यूनाइटेड नेशन में चले गए, जहाँ पे सैकड़ों सदस्य देश है। क्या उनको दिखाई दे रहा है? चलिए राहुल तालान जी बेहतर बता पाएंगे, समझा पाएंगे आप सभी को। राहुल जी, फिलहाल सियासत तो जारी ही है, और अभी आज पहली बार और पहली बड़ी रैली, इतनी बड़ी रैली हुई है, इंडिया विपक्षी गठबंधन एक साथ नजर आए हैं, एकजुटता नजर आ रही है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका कुछ असर दिखेगा, या फिर महज एक ये रैली थी और रैली हो गई और फिर अपने अपने में व्यस्त? योगेश जी, जो मुझे लगता है कि मोदी निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता है भारत की राजनीति में, इससे कोई आप इनकार नहीं कर सकता है। ना कांग्रेस ही कर सकते हैं, ना आपके प्रवक्ता बैठे, ना वो, तो वो सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त भारत की राजनीति में। तो दूसरी चीज, जहां अगर जो आप 400 प्लस की बात करते हैं, मोदी 400 प्लस की बात करते हैं, बीजेपी 400 प्लस की बात करते हैं, तो जो सांसद हैं, मोदी का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन सांसदों ने बहुत काम नहीं किया है। ये भी आपको एक, क्योंकि आप 2-2, 3-3 बार के सांसद रिपीट करेंगे तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी से लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन सांसदों से दिक्कत है। तो मैं 400 प्लस की बात नहीं करूंगा, ना 400 के आंकड़े की बात करूंगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुश्किल होगी 400 छूने में। मुझे लगता है 370 भी छू लें तो भी बड़ी बात है। ठीक है। और जहां तक देखिए नेताओं के भ्रष्टाचार की बात है, कि अगर जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोले कि हमारे नेताओं को गलत तरीके से भ्रष्टाचार के केस में फंसा के जेल में डाला गया है, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। अगर जो आपके नेताओं ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया है, तो कोर्ट है इस देश में। अभी इस देश में तानाशाही नहीं है। आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। अगर जो आप संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने लोकतंत्र में भरोसा खो दिया है। भारत की संवैधानिक संस्था जितनी भी है, न्यायालय है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और इसको हर कोई मानता है। और न्यायालय जब तक ये दिखाता भी है कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है भारत में और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, और वो लगातार ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं और लगातार कई बार तो भी कई डिसीजन लिए हैं और कई केस शुरू किए हैं उन्होंने। तो भ्रष्टाचार भारत में देखिए, सफाई बीजेपी करे या कांग्रेस करे, भारत के लोकतंत्र के लिए, आम आदमी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम जैसे लोगों के लिए भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए किसी भी देश में, अगर इस देश को आगे लेके जाना है। तो अगर बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार, जैसे आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार नहीं किया, बिल्कुल किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल साफ सारे दूध के धुले होंगे। तो जब आपकी सरकार आए, आप डालिएगा उनको। इस देश से जो खत्म होना चाहिए वो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। नरेंद्र मोदी खत्म करें, राहुल गांधी खत्म करें। अगर जो आप ये नहीं करते हैं और आप आड़े आते हैं और अपने नेता को पाक साफ बताते हैं, तो बड़ी मतलब दुखद बात है ये कि आप अपने नेता को सिर्फ इसलिए पाक साफ बता रहे हैं क्योंकि वो फॉलोअर हैं आप उनके। ऐसे ही तो कल को बीजेपी वाले फॉलोअर अपने नेताओं को पाक साफ बताने लगेंगे। जाहिर तौर पर सभी अपने नेता को कौन कहेगा कि चोर है? चोर कभी कहता है क्या कि हम चोर हैं? वो साहूकारी बताता है जब तक पकड़ा नहीं जाता। ठीक बात आप कह रहे हैं। परिपक्व लोकतंत्र चाहिए आपको, परिपक्व लोकतंत्र चाहिए। एक चीज और समझेंगे, और अमेरिका जैसा आपको लोकतंत्र चाहिए तो आपको जनता को तो ईमानदार होना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता है कि आप अपने नियम खुद तय करने लग जाएं और खुद सर्टिफिकेट बांटने लग जाएं। न्यायालय पे भरोसा करिए। और केजरीवाल जी तो सब बोलते ही कि भाई न्यायालय है। अब जब न्यायालय में आप न्यायालय की शरण में आप भरोसा करिए न्यायालय पे, जो होगा साफ निकल के आ जाएगा। वैभव जी, मैं दो चीजों का, राहुल जी ने जो बात की ना, मैं बस उस पर अपनी बात रखूंगा। पहले उन्होंने कहा कि बाय एंड लार्ज
देश की जनता को मोदी जी से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ सांसदों ने से प्रॉब्लम है जिन्होंने अपने काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। शायद मेरे ख्याल से राहुल जी वापस से आपको थोड़ा सा ग्राउंड पे जाना चाहिए। थोड़ा सा इस समय मैं फीडबैक कम से कम दिल्ली में बैठ के बता दूं, मेरी छोड़िए, आपको पहले 10 लोग जो मिले, जो भी किसी बिना किसी राजनीतिक विचारधारा के, कोई ड्राइवर मिले, कोई हाउस हेल्प मिले, कोई नॉर्मल डे टू डे काम करने वाला 9 से 6 प्राइवेट जॉब करने वाला आदमी मिलिए, उससे ये पूछिएगा कि आपके लिए मोदी जी ने क्या किया है। आप इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी को वोट देंगे या किसी और दल को वोट देंगे, नतीजे अपने आप सामने आ जाएंगे कि इस समय मोदी जी ने कितना इस देश के लिए उन्नति और कितने आम आदमी पार्टी छोड़िए, आम आदमी को सहूलियतें दी हैं, वो तो दिख जाएगी, जनता बता। दूसरी चीज इन्होंने कही राहुल जी ने कि संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी तो न्यायालय की शरण में है, उनको इन लोगों को क्या, आम आदमी पार्टी को संवैधानिक संस्था, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इन पे यकीन नहीं है। राहुल जी, आम आदमी पार्टी की मैं ऑफिशियल लाइन आपको बता रहा हूं, हम लोग कोर्ट की सारी गाइडलाइंस, सारे उनके जो भी उनके प्रोसीडिंग्स हैं और कोर्ट की जो भी रूलिंग्स है उसका मतलब स्वागत नहीं करते हैं, बस उनका सम्मान करते हैं और हम उसको मानते हैं। लेकिन बात दरअसल एजेंसियों के दुरुपयोग की है। एजेंसीज जो कोर्ट में केस लेके जा रही हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी नेताओं को ये पकड़ रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं, वो किस वजह से डाल रहे हैं? सेक्शन 20 पीएमएलए एक्ट जो है, जिसके तहत किसी भी जो अप्रूवर का स्टेटमेंट भी एज अ प्रूफ माना जाएगा, उस पर बेल मिलना बहुत मुश्किल है। आप इस एक चीज को, ये हालांकि ये प्रावधान इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन जब तक नतीजे इस पे नहीं आते, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे नहीं आते, तब तक इस सेक्शन का दुरुपयोग करके नरेंद्र मोदी जी इसका विपक्षी पार्टियों को दबा रहे हैं। इसका जीता जागना उदाहरण आपको दिल्ली में ये जो सर्विसेज बिल था, जब सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरफा 5-0 से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जो जजमेंट आई थी, इसमें क्या निकला कि ये निकला कि दिल्ली सरकार के पास सारे अधिकार रहने चाहिए। लेकिन 3 साल तो दिल्ली का खत्म हुआ ना, खराब हुआ ना। अब इन्होंने क्या किया, वापस से संसद में एक बिल ले आए, हालांकि वो चैलेंज हो गया और वो पक्का वो बिल निरस्त करेगी सुप्रीम कोर्ट। हम उसका सम्मान भी कर रहे हैं, लेकिन सम्मान का ये मतलब नहीं है ना कि जो आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सवाल नहीं उठेगा। आपने, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी, वो बिल ला के रिवर्स कर दिया। अब तो ये इम्पार्शियल नहीं रह गया ना। तो 2:1 से बीजेपी अब अपना चुनिंदा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। किस तरह से एजेंसियां इम्पार्शियल रहेंगी? ठीक है, रत्नाकर जी की बातें सुन रहा था और भी साथी प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था। मैं पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के वक्ता से कि ये यही अरविंद केजरीवाल है ना, जो चिल्ला कर मंचों पे सदन में कहा करते थे कि अरे जी मेरे ऊपर कोई आरोप भी लगा देगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे दूंगा, जांच पूरी होने के बाद ही फिर से वो उस संवैधानिक पद पे आऊंगा, चिल्ला के कह रहे थे। आज तो उनके ऊपर आरोप भी लग गए, जेल में भी गए, न्यायालय में भी गए, कोई उनको सहूलियत नहीं मिली। ये वही अरविंद केजरीवाल है। देखिए योगेश जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जितनी सख्ती से हम लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे, प्रहार करेंगे, उतना ये इंडी गठबंधन चिल्लाएगा। अभी भाई साहब कह रहे थे बहुत बड़ी रैली, सफल रैली, एकजुटता दिखने को मिल रही है। अरे भाई साहब, इंडी गठबंधन में कितनी एकजुटता है, आए दिन कोई न कोई समाचार टेलीविजन पे आपको देखने को मिलता होगा, शायद भूल जाते होंगे। अभी आपको याद है ना कि पिछले विधानसभा चुनाव में ही किस तरह से आपके इंडी गठबंधन के समाजवादी पार्टी के नेता ही कांग्रेस पार्टी को धूर्त पार्टी कह रही थी। और आपको याद होगा ना कि अभी एक ही जगह पे आप इनका कोई आपसी सामंजस्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब पूर्णिया में पप्पू यादव जो है वो चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तब तक आरजेडी के भैया बोल देते हैं कि बीमा भारती यहां से चुनाव लड़ेंगी। आपके महाराष्ट्र में आपके कांग्रेस के नेता शिवसेना के ऊपर, उद्धव ठाकरे के गुट के ऊपर कहते हैं कि ये गुट जो है वो खिचड़ी चोर है। तो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? पंजाब में कांग्रेस पार्टी को गाली देने का काम कर रहे हैं और दिल्ली में गलबैया कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं वो देश की जनता देख रही है और समझ रही है। और एक चीज कहना चाहूंगा मैं, योगेश जी, अभी भाई साहब बहुत आरोप लगा रहे थे कि ये है वो भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार। अरे छोड़िए, भ्रष्टाचारियों पे आरोप लगा है, वो कार्रवाई हो रही है और उनके ऊपर जो चार्जशीट दाखिल उसको बंद नहीं किया हमने, वो कार्रवाई होगी और जो भ्रष्टाचारी होंगे पाए जाएंगे उनको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। आप पहले ये बता दीजिए
कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सजा याफ्ता हैं, जो जेल से सजा काट कर आ चुके हैं, उनके साथ आपको क्या जरूरत पड़ी गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने की? क्योंकि मालूम है कि ये इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का एक कुनबा है और एक दूसरे को बचाने की जरूरत हमेशा। वैभव जी बहुत छोटा सा जवाब, उसके बाद वाचस्पति द्विवेदी जी बहुत छोटा सा जवाब। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, रत्नाकर जी प्लीज अपना होमवर्क करके आया कीजिए, बहुत गलत तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। अभी मैं आपकी फिर लाइन में 100 करोड़ जो आप बोल रहे थे, कहीं नहीं कहा है। ईडी का वक्तव्य उठाकर देख लीजिएगा, ईडी ने क्या कहा है इस बार का आपके बोलने पे कहा है इस तरह तो नहीं चलेगा। 100 करोड़ जो इसने लिया है, आपने बोल दिया, मुझे बोलने किसके हाथों से दिया गया है, मुझे बोलने दीजिए। वो सारे लोगों के तथ्य जो है ऐसे नहीं, वो आपने बोल दिया, ईडी ने उनको प्रूफ के रूप में दिया। मुझे बोलने बताइए, आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए योगेश जी, इन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन, तो जैसे इंडी गठबंधन है वैसे बीजे पार्टी है, तो बीजे पार्टी के प्रवक्ता ने हमसे बोला कि इंडी गठबंधन में तो मतभेद चल रहे हैं। आपके एक नेता है आपके बीजे पार्टी के एनडीए गठबंधन के, जिनका नाम है ओपी राजभर, आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कल क्या स्टेटमेंट दी है कि मुख्तार अंसारी एक रॉबिन हुड थे, एक बहुत अच्छे समाज सेवक थे, उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी है। और इस मुख्तार अंसारी जी को आतंकवादी आप क्या मानते हैं? अपना रुख स्पष्ट करिए ना, आप क्या मानते हैं? दूसरी चीज, अरे मेरी बात तो, मुख्तार अंसारी को क्या मानते हैं? अपना रुख स्पष्ट करिए। हम तो गुनाहगार मानते हैं, न्यायालय ने गुनाहगार माना, हम तो गुनाहगार मानते हैं। अब दूसरी चीज, इन्होंने समाजवादी पार्टी को समझाना चाहिए, आपको बसपा को समझाना चाहिए कि क्यों सिंपैथी दिखा रहे हो आप लोग, ये बोल, आप क्यों सिंपैथी दिखा रहे हो? अरे इनको बोलना नहीं आ रहा तो शांत हो जाइए। रत्नाकर जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, रत्नाकर जी शांत हो जाइए। इन्होंने कहा कि हम किसी भी जो भी भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आए हैं उनका केस बंद नहीं किया है, वो उनका केस तो ऐसे एज इट इज चल रहा है, और जो भी भ्रष्टाचारी वो अपना भुगतेगा, चाहे वो बीजेपी पार्टी में आया। रत्नाकर जी, छगन भुजबल जी की फाइल को ईडी ने ये कोर्ट में बोला है, सीबीआई ने, कि हमारे पास छगन भुजबल की फाइल ही खो गई है करप्शन की, इनका केस बंद कर देना चाहिए। ये आपकी ईडी और सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप मतलब, मैं बोल रहा हूँ रत्नाकर जी, कम से कम पढ़ाई, मतलब पढ़ के आया कीजिए ना, कि कुछ भी आपको रट के बोलने के लिए भेज दिया जाता है और आप आके बैठ जाते हैं। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ ना, आप लोगों, इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी जितनी झूठी पार्टी कोई नहीं है। इनका काम क्या है? इनके सर्वोच्च नेता नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है, वाचस्पति जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और वो बोलना चाह रहे हैं कुछ। देखिए, जिस नेता की डिग्री का पता नहीं है वो क्या अपने ये बताएंगे? वाचस्पति जी एक सेकंड रुके, रत्नाकर जी वैभव जी रुके, कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं भाई? वो तो मना ही कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। उन्होंने कहा जनता से ओपिनियन ले लिया, कहाँ इस्तीफा दे देंगे? हाँ वाचस्पति जी बोलिए आप। मुझे भी थोड़ा पांडे जी, बड़ा हास्यास्पद है रत्नाकर जी का बात कहना, किस प्रकार की वो बात करते हैं, 2 दर्जे की बात करते हैं। अभी आपके सामने उदाहरण है, आप देखिए ना, येदुरप्पा जी के परिवार को और अभी जगन्नाथ रेड्डी जो तड़ी पार हुए थे 5000 करोड़ रुपए के, उन पर आरोप लगे थे, जेल में सजा पाए थे, उनको बीजेपी ने इंडक्ट कर लिया। और कल परसों ही प्रफुल्ल पटेल जी पर जो 700 करोड़ रुपए का ईडी का मामला था, वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। क्या ये प्लेइंग लेवल फील्ड है? दूसरी मैं आईटी की बात करता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, हमारी पार्टी क्यों कह रही है कि प्लेइंग फील्ड नहीं है? आप बताइए, आपका आईटी अगर हमारे पर कंप्लायंसेस कुछ था, 10 लाख पर आप हमें लगा सकते थे। आपने पहले हमारे खाते सीज कर दिए, हमें लड़ने लायक पैसा नहीं छोड़ा। उसके बाद आपने 1700-1800 करोड़ रुपए की डिमांड जनरेट कर दी। इसके बाद फिर आपने कुल मिला के 4000 करोड़ के ऊपर की हमारे ऊपर इनकम टैक्स ने डिमांड जनरेट कर दी। क्या भाजपा के, आप देखिए, उनके यहाँ हजारों ऐसे खातेदार हैं जो दान करता है, जिनके 20,000 के ऊपर रुपया जमा किया गया। उन दान दाताओं के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया गया। अगर आप उन पर अगर इनकम टैक्स अगर डिमांड जनरेट करे तो 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की होगी। दूसरा, चुनाव आयोग पर हम लोग सवाल क्यों उठाते हैं? सवाल इसलिए उठाते हैं कि जिन इन चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री जी को खेल छोड़ दिया है। जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वहां पर आप देखिए चुनाव के चरण कितने कम हैं।
और जहां पे इनकी सत्ता नहीं है वहां पर देखिए चरण एक ही दिन में चुनाव करा दे रहे हैं, जहां इनको सीट मिलने वाली नहीं है। ये है चुनाव आयोग का गड़बड़। तीसरा ईडी का देखिए, जितने लोगों को आज तक इन्होंने गिरफ्तार किया है, आप इनमें से किसी पर भी आरोप साबित हुए हैं क्या? 1, 2, 3 साल 4 साल के बाद किसी पर भी आरोप साबित हुए हैं? कोई जेल इस पर आप जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हैं क्या? किसी कोर्ट ने उनको कसूरवार माना है? अगर माना है तो बता दें। ये इस प्रकार का दोयम दर्जा कि आपके यहाँ जो चला जाए वो ईडी से मुक्त, वो आईटी से मुक्त, वो चुनाव आयोग से बिल्कुल मुक्त। अभी आप उनका मामला देख लीजिए, जो अमरावती से मैडम चुनाव लड़ती हैं, उन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट दिए थे दलित का, वही सवाल है, वही सवाल है जो वैभव जी ने उठाया। क्या हो रही है? चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है। तो ये देखिए ना, क्या जो राहुल जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि बताइए हमारी प्लेइंग फील्ड कहाँ है? उनके पास सोना है, उनके पास सत्ता है, उनके पास घोड़ा है, उनके पास रथ है, उनके पास सोने की लंका है। हमारे पास क्या है? ना हमारे पास हमारा पैसा रहने दिया, ना हमारे पास हमारे संसाधन रहने दिए, ना हमारे पास हमारी जो और तरीके थे, हमारे नेताओं को जाने का रोक रहे हैं। अब चुन चुन के आप हमारे ठीक है वाचस्पति जी, आ गई बात आपकी। एनडी गठबंधन है, क्योंकि इंडी गठबंधन कहते हैं तो हम ए इनका भी हटा देते हैं। अगर जी हमारे इंडिया गठबंधन से ए हटाएंगे तो हम भी इनके एनडी गठबंधन को कह रहे हैं कि एनडी गठबंधन भी छितरा रहा है और उनके लोग भी दौड़ भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। सब आपको मालूम है, इतना समय नहीं है कि पूरा बताया जाए। इनके लोग भी भाग रहे हैं। ठीक है, रुकिए, रत्नाकर जी एक सेकंड रुकिए, रत्नाकर जी ठीक है, रुकिए वाचस्पति जी रुकिए, वाचस्पति जी आपके साथ कहाँ चली गई? ठीक है, राहुल तालान जी, सभी राजनीतिक दल बेहद ईमानदार हैं, सभी राजनीतिक दल बहुत काम कर रहे हैं। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। राज्य में जिनकी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर पैसे की कमी है, पैसे का अभाव है। ये कह रहे हैं कि जनता इतनी समझदार है, जनता के बीच में हमारी इतनी पैठ है, नंबर 1 के हम नेता हैं, कोई कहता है हम नंबर 2 के नेता हैं, तमाम तरीके के तर्क दिए जाते हैं। फिर अगर इतनी लोकप्रियता रहा है आपकी जनता के बीच में, तो फिर आपका क्या है कि आपको जेल में भेज दिया गया, या हमारे पास पैसे नहीं हैं, या हमारे पास एजेंसियां हैं? मतलब ये सारे तर्क क्यों गढ़े जा रहे हैं? फिर देखिए योगेश जी, बड़ी विडंबना है कि अगर जो आपके पास पैसे की कमी है, पहली बात तो ये मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सिस्टम ही समझ में नहीं आया, ये होना ही नहीं चाहिए इस देश के लोकतंत्र में। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, कांग्रेस ने नहीं लिए, आम आदमी पार्टी ने नहीं लिए, बाकी सबने लिए। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको जनता कभी सत्ता उधर रहेगी, कभी इधर रहेगी। अगर जो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से इतनी दिक्कत थी तो पूरे विपक्ष को बहिष्कार करना चाहिए था, बोल देना चाहिए था हम लेंगे ही नहीं, एक भी पैसा नहीं लेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड ऑलरेडी घोटाला है एक तरीके से, अगर जो आप इसको समझे तो ये देश की जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी इन्वॉल्व है, बीजेपी इन्वॉल्व है, बाकी सारे भी इन्वॉल्व है। इसमें कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने नहीं लिया है? किसी को थोड़ा मिला है, किसी को ज्यादा मिला है। जिसकी सत्ता है, जिसको उद्योगपतियों को जिससे फायदा लेना है उनको ज्यादा दे दिया है, और जिनसे फायदा नहीं है उनको कम दे दिया है। उनको इसलिए दे दिया है कि भाई कल को आप भी आ सकते हो, तो इसीलिए आपको थोड़ा है, जब आप सत्ता में होगे तब ज्यादा देंगे आपको। तो सवाल ये है कि देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर जो आपको निष्पक्ष चुनाव चाहिए और बहुत अच्छे से चुनाव चाहिए, सच में लोकतांत्रिक देश कहलाना है भारत को, तो आप जनता के पास जाइए, पैसे मांगिए, फंड रेजिंग करिए, और जनता जो पैसा दे उससे चुनाव लड़िए। अगर जो आप नहीं, तो एक दिन लोकतंत्र में देखिए दिक्कत क्या आ रही है भारत के लोकतंत्र में, कि सिर्फ पैसे वाले ही तो पार्टी को फंड कर सकते हैं, पैसे वाले चुनाव लड़ सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, गरीब देश भारत में कितने गरीब चुन के आते हैं? कमाल की बात। राहुल जी, आपने एक और मुझे बड़ी दिलचस्प बात याद दिला दी। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि दरअसल उन्हें तो टिकट मिल रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात को कह करके मना कर दिया कि उनके पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। जब हमारे देश की वित्त मंत्री के पास पैसे नहीं है, मैं उनकी ईमानदारी की चलिए बहुत बड़ी दाद देता हूं, उनके पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए, तो हमारे देश में आम नागरिक, किसी गांव का नागरिक, बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा तजुर्बेकार राजनीतिज्ञ, अगर वो चुनाव लड़ना चाहे तो कैसे लड़ेगा? फिर देखिए योगेश जी, दिक्कत कितनी है कि आप और मैं सैलरी पर्सन है। अगर जो मुझे राजनीति में आना है या आपको राजनीति में आना है, तो हमारे पास कभी उतना पैसा ही नहीं होगा, चाहे हम इस देश के लिए बहुत भला सोचें, हमारे पास पैसा ही नहीं होगा कि हम चुनाव लड़ सकें। हम एक गाड़ी अच्छी सी अफोर्ड करके घर घर घूम नहीं सकते हैं, उसका डीजल पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जबकि आपके यहाँ पॉलिटिशियन 20-20, 25-25 गाड़ी लेके घूम रहे हैं महंगी महंगी।
तो सवाल ये है कि भारत की राजनीति में आपको सुधार करना है, पढ़े लिखे लोगों को लेके आना है और इस देश को आगे लेके जाना है, तो आपको प्लेइंग लेवल फील्ड देना पड़ेगा, लेकिन आप वो दे नहीं पा रहे हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी है कि यहाँ कौन आ रहे हैं, गुंडे, मवाली, ठेकेदार जो पैसे इधर उधर से कमा लेते हैं, कुछ तस्करें, कुछ ये हैं, कुछ दारू की तस्करी करके नेता बन गए, कोई इसका कोयले की तस्करी करके नेता बन गया है, कोई धातु की तस्करी करके नेता बन गया है और वो इस देश को चला रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जितने भी पार्टियां सब उनको टिकट देने के लिए तैयार बैठी हैं। तो एक इलेक्शन लड़ने में अगर जो लोकसभा का आपको इलेक्शन लड़ना है, मैं बता सकता हूं कि 25 करोड़ रुपया चाहिए आपको इलेक्शन लड़ने की। अच्छा, एक दिलचस्प बात और यहाँ पर नजर आ रही है, चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, नेता जाएगा दिल्ली का प्रचार करने, चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, नेता आएगा गुजरात का प्रचार करने, चुनाव होगा इधर दिल्ली में, नेता आएगा पंजाब का प्रचार करने। मतलब ये भी मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है कि चुनाव आयोग तरह तरीके की तर्क करता है, तमाम तरीके कहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं और सभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिर ये कैसे, कहां से, क्यों हो रहा है? आपको एक मैं बड़ी विडंबना बताता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कितना भी बड़ा नेता सही, उसको सुनने के लिए ना कोई नहीं जाना चाहता है अपने पैसे से। सब भीड़ मैनेज होती है, चाहे इंडिया गठबंधन की रैली हुई हो या नरेंद्र मोदी जी की रैली मेरठ में हुई हो, भीड़ मैनेज की जाती है, पैसे से लेके आई जाती है और पैसे दिया जाता है, खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है, बस से लाई जाती है। वो भीड़ जो होती है वो खुद से नहीं आते हैं। ये रैली जो भारत में जो रैली होती है वो सबसे बड़ा घोटाला है। वहां जितना पैसा लगाया जाता है और उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इस देश के लोकतंत्र के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। लोगों को दिहाड़ी करने वाले लोगों को पैसे देके लाया जाता है इस देश में। इस देश का लोकतंत्र है ये। पूछ लीजिए, अगर जो आज इंडिया गठबंधन की रैली है, कितने लोग खुद से गए थे, खुद की गाड़ियों से गए थे या खुद मेट्रो से गए थे? कितने गिने चुने पार्टी के कार्यकर्ता, आम पब्लिक तो सुनने भी नहीं जाना चाहती। सोशल मीडिया के दौर में कौन सुनने जा रहा है नेता को? ठीक बात कह रहे हैं। लाखों की भीड़ जुटाई जाती है, पैसे देके जुटाई जाती है। एक रैली में 20-22 करोड़ रुपया खर्चा होता है। कहां से आता है वो सारा पैसा? इस देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है पॉलिटिशियन ने। और इस सुधार की बात नहीं है। कमाल की बात देखिए, पुलिस सुधार लंबित है अभी तक इस देश में, क्योंकि पुलिस पॉलिटिकल टूल है इन राजनीतिक पार्टियों का। न्यायिक सुधार लंबित है इस देश में। कुछ परिवार अपना कब्जा करके बैठे हैं न्यायालय पे। उन्हीं की कभी उनके पिता दादा थे मुख्य न्यायाधीश, आज वो न्यायाधीश है, फिर उनके बेटे न्यायाधीश होंगे। हम कहाँ रह रहे हैं? सवाल ये है कि अगर जो आपको सुधार करना है तो सब सुधार की बात करिए। ऐसे नहीं चलेगा कि बस आप एक पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ के और फिर गरियाना शुरू कर देते हैं। ठीक है रत्नाकर जी, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। हम कह रहे हैं लोकतंत्र है, और ये कोई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से है, ये परिपाटी चली आ रही है। ये बहुत, मुझे लगता नहीं कि कोई ये सवाल इस मुद्दे पर चर्चा करता होगा या कोई ऐसे सवाल उठाता होगा। ये बहुत जमीनी स्तर का सवाल है, बहुत ग्राउंड लेवल का सवाल है। ये अगर हमारी जनता के बीच में पैठ है तो जनता हमें चुनने दीजिए। हमने काम किया है तो हम इतना लाव लश्कर, इतना तीम झाम क्यों हम बना रहे हैं? और फिर आप तो डिजिटल कह रहे हैं, तो फिर इतनी रैलियां करने की क्या जरूरत? डिजिटल संबोधित कर देंगे। आज का युवा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मौजूद है, वो खुद सुनने का सुनना चाहेगा, नहीं सुनना चाहेगा नहीं सुनेगा। जी बिल्कुल योगेश जी, जो राहुल भाई ने जो बात कहा है और आपके जो प्रश्न है बिल्कुल जायज हैं। और इसी सब चीजों को लेकर के, जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए हम तरह तरह की चीजों को लेकर आते हैं और चाहते हैं कि जो है चुनाव प्रक्रिया सुदृढ़ हो। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि ब्लैक मनी जो लेन देन होता है वो खत्म हो। इसलिए हमने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर जो है आए और वहां पे पारदर्शिता हमने दिखाने की कोशिश की। हम तो केवाईसी के माध्यम से, सारी पार्टियों ने केवाईसी के माध्यम से चंदा इकट्ठा किया। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं उनको सुधार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और वो करती आ रही है। अब कांग्रेस वाले जो आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर, जो अभी कह रहे थे इनके खाते सीज कर दिए गए, हाँ, इनको फंड विड्रॉ करने की जो है वो नहीं करने दिया जा रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर 105 करोड़ रुपए का टैक्स लायबिलिटी बताया, और 105 करोड़ जब टैक्स लायबिलिटी बताया तो आपको 105 करोड़ में लायबिलिटी में कम से कम 20% अगर ये जमा किए होते तो इनका अकाउंट फ्रीज नहीं किया गया रहता। लेकिन जब 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ जमा करने की जगह इन्होंने सिर्फ कितने किए? 2.5 करोड़ जमा किए। और 2.5 करोड़ जमा करने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके ऊपर कोई कार्रवाई ही न करे। तो ये तो और इल्जाम लगाए कि भारतीय जनता पार्टी का ये कृत्य है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर अकाउंट फ्रीज कर रही है। तो भाई आप
आपके हिसाब से अगर चुनाव आयोग काम न करे, आपके हिसाब से केंद्रीय एजेंसियां काम न करे, आपके हिसाब से अगर न्यायपालिका निर्णय दे तो मतलब सारे लोग दोषी हैं और भारतीय जनता पार्टी इसकी साजिश करता है। अरे किस तरह का लोकतंत्र देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं, किस तरह का लोकतंत्र देना चाहते हैं आप अपने अकाउंट में जो टैक्स लायबिलिटी है उसको तो पूरा करिए, बेईमानी कर रहे हैं आप क्यों नहीं किया ये बता दीजिए। एक्सपोर्ट करने वालों के पैसे ले रहे हैं, क्यों आप गाय के हथियारों के साथ आप पैसे ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मांग आप ही लोगों ने किया था ना, पैसे ले रहे हैं, आप ही लोगों ने किया था ना, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मांग। आज अपनी बातों से मुकर जा रहे हैं, जनता सब देखती है और जनता सब जानती है कि दिल्ली में आप गले मिल रहे हैं और पंजाब में एक दूसरे को गाली देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को धूर्त बता रही है और उसी मंच पे धूर्त पार्टी बताई है और उसी मंच पे आकर के साथ निभा रही है। तो ये सारा चाल चला चरित्र जो है इंडी गठबंधन के लोगों का सब लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं। आपके ट्रेजरर ने हिसाब दिया है क्या इतने सालों का? हमने हिसाब दिया इसलिए बात आ गई, आपने सवाल जवाब उठाए, आपने जो एक फीट पैसा जमा किया। वैभव जी, अरे वो टैक्स लायबिलिटी है उसको भरिए और आपके अकाउंट टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीज किया। भारत सरकार में ठीक है, आ रहे आते हैं वाचस्पति जी, रुकिए भाई, रुकिए रत्नाकर जी, रुकिए वाचस्पति जी, आपके सहयोगी कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी है वो अपना काम करती है और साक्ष्यों के आधार पर काम करती है। वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए आपके सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं। वैभव जी, मैं एक चीज, राहुल जी ने जो एक चीज कही इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। राहुल जी ने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश में एक स्कैम, एक तरह का स्कैम है इस देश में। बिल्कुल सही बात है, हम इस पूरी स्कीम का बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करते हैं। तो उसमें और ये बात सही है, उन्होंने सबको कहा, केवल बीजेपी की नहीं कहा ना, लिया तो सबने पैसा है ना, जनता भी जानती है, देश भी जानता है, तो उसमें तो सब तो शामिल हुए। हाँ तो योगेश जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरह से स्कैम हो जाता है। सबसे पहले तो इलेक्टोरल बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी कि किसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बाहर निकलने ना पाए। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो कभी भी ये बात पैसे लगाए थे वो किस घोटाले से आए। इन्होंने शरद रेड्डी का केस शरद रेड्डी के अरविंदो फार्मा के जो डायरेक्टर थे शरद रेड्डी, ईडी ने उनसे पकड़ के वसूली करके 60 करोड़ रुपए लिए और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में वो अप्रूवर बन गए। इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए स्कैम है क्योंकि ये लोग जाके आपका गला पकड़ के बोल रहे हैं बीजेपी को चंदा दो, अगर बीजेपी को चंदा दे दोगे तो तुम बच जाओगे। दूसरी चीज, अभी मेरे रत्नाकर भाई कह रहे थे कि ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे कदम लिए। उसमें एक सबसे पहला कदम था, कौन दिया है, कैसे दिया है, वो डिमोनेटाइजेशन। अभी डिमोनेटाइजेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जज पीवी नागरत्ना जी ने एक कमेंट दिया है। इस देश में 20,000 जस्टिस ने कहा है और उस पार्टी डिमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए एक प्रोसेस है। जो पार्टी डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी, हम नहीं कह रहे ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कितनी अच्छी मंशा थी ब्लैक मनी को करने के लिए। डिमोनेटाइजेशन का एक भी फायदा नरेंद्र मोदी जी गिरवा नहीं पाए। ब्लैक मनी और करप्शन दोनों का पर्याय है बीजेपी। सारे ब्लैक मनी, ठीक है, अरे आपने भी लिया है वाचस्पति जी, आपने भी लिया है, सबने लिया है ज्वाइन करने के। वाचस्पति जी आपने भी, हमने ब्लैक मनी नहीं लिया, ब्लैक मनी बीजेपी ने लिया। अच्छा ठीक है, एक्सपोर्टर से केवल भाजपा ने चंदा लिया है। ठीक है, ब्लैक मनी से केवल भाजपा ने चंदा वो लिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो लिया है इन्होंने वो हमारे लिए ब्लैक मनी है। चलिए, जनता के बीच में आप इस बात को ले जाइए, जनता को समझाइए और जनता कितनी बात आपकी समझ पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। बहरहाल ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई उसमें ये देखने को मिला कि सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर नजर तो आए, लेकिन क्या आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी ये गठबंधन केवल दिखावा है महज, आने वाले समय में अभी बहुत कुछ बाकी है और टूट देखने को मिले। क्या जिस तरीके से पिछले हमने देखा कि सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान मची थी
वो अब थम जाएगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।